नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। 9 दिन में रिकॉर्ड 5.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे चारधाम यात्रा करने के लिए और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पिछले साल के मुताबिक बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। यात्रा को लेकर सीएम लगातार कर रहे समीक्षा बैठक। संबंधित विभागों के अधिकारियों को जारी किए गए हैं निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाबा केदार पर सबसे ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं और चार धाम में बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। चारों धामों में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा यात्री बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि केदारनाथ में सबसे ज्यादा यात्री पहुंच रहे हैं और ऐसे में लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में है चारधाम यात्रा के लिए। जी सर, चारधाम यात्रा शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार चारधाम यात्रा के लिए उमड़ रहा है और देश विदेश से श्रद्धालु जो है यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी तक की बात करी जाए तो लगातार जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। अगर पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार की बात की जाए तो 75% आंकड़ा जो श्रद्धालुओं का है वो अधिक इस बार बढ़ रहा है। और अभी तक 5.5 लाख तीर्थ यात्री जो है वो चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में जो है दर्शन तीर्थ यात्रियों ने किए हैं। उसके बाद यमुनोत्री गंगोत्री में जो है इस बार भी रिकॉर्ड टूटा है। पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, यानी कि भारी उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा के प्रति जिस तरीके से लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिलता है और इस बार इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो यात्रा चल रही है अभी शुरुआती दिनों में ही आंकड़ा जो है लगातार वृद्धि कर रहा है। और जो अनुमान इस बार लगाया जा रहा था कि 60 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में पहुंचेंगे, तो वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं अब सिद्ध हो जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरीके से लगातार जो है तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंचे हैं। पिछले वर्ष की बात की जाए तो करीब 55 लाख से अधिक श्रद्धालु ने चारों धामों में दर्शन किए थे। तो इस बार ये आंकड़ा और भी बढ़ने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर खुद धरातल पर उतरे हैं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल माध्यम से हो चाहे ऑफलाइन बैठक हो। तो तमाम बैठकों का दौर भी जो है चल रहा है और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी जोर पूरा दिया जा रहा है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर। अच्छा अरुण, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अभी उत्तराखंड में ही हैं, चारों धामों के लिए जा रहे हैं, अलग अलग धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो व्यवस्थाएं किस तरह से दिखाई दे रही है ग्राउंड पर? जी सर, देखिए जिस तरीके से जब यात्रा शुरू हुई तो इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार अधिक संख्या में श्रद्धालु पहले ही दिन की अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक श्रद्धालु जो है केदारनाथ धाम में पहुंचे। यमुनोत्री गंगोत्री चारों धामों में, यानी कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक श्रद्धालु पहले जो शुरुआती दिन है उनमें पहुंचे। तो इससे काफी भीड़ भी देखने को जो है मिली। यमुनोत्री धाम की जिस तरीके से वीडियो सामने आई थी वहां पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, नीचे खाई ऊपर जाम था। इसी तरीके से चारों धामों में जो है भारी भीड़ श्रद्धालु की देखने को मिली, जिस कारण जो है कई अव्यवस्थाएं भी जो है वहां पर हुई। और जिस तरीके से लगातार तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक्टिव मोड में आए, खुद उन्होंने मोर्चा संभाला और चुनाव प्रचार छोड़कर उन्होंने बैठक ली। और उसके बाद जो है फिर उनके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की जाए, उन्होंने अपनी बैठक में निर्देश दिए कि शौचालय हो, स्ट्रीट लाइट हो या खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, सफाई की व्यवस्था हो, इन सभी को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। और अधिकारियों को भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मोर्चा संभालने के बाद से जो है जो व्यवस्थाएं है वो धीरे धीरे जो है पटरी पर आ रही हैं। और अब शासन प्रशासन के द्वारा चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं है उनको जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है ये व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएगी। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे, तो उनको सही और सुचारू रूप से उनकी यात्रा को सुगम बनाना ये प्रदेश सरकार के हाथ में है। और ऐसे में जो है प्रदेश सरकार का भी इसमें महत्व बनता है कि जो है उन्हें अच्छे से यात्रा कराई जाए। तो इस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं अब जो है वो धीरे धीरे चल रही हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की देवडोली आज पहले पड़ाव
राकेश्वरी मंदिर राशि के गोंडार गांव के लिए प्रस्थान कर चुकी है। राजेश्वरी मंदिर से श्रद्धालुओं ने मध्य महेश्वर की देवडोली को विदा किया है। इस मौके पर पुजारी गंगाधर लिंग, देवरा प्रभारी युद्धवीर पुष्पवान, देवानंद गैरोला, डोली प्रभारी मनीष तिवारी समेत रांझी पंच गोडार के हक हुकूकदारी भी मौजूद रहे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि मंदिर समिति की ओर से सेवादार और हक हकूकदारी देवडोली के साथ चल रहे हैं और पैदल चलकर देवडोली कल सोमवार को मध्य महेश्वर धाम पहुंच जाएगी। बता दें कि 20 मई यानी कि कल ही 11:15 बजे मध्य महेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बतौर स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने हरियाणा के फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए जनता से वोट भी मांगे। के बीच में लोकसभा के इस महायज्ञ में, जो कि लोकतंत्र का महायज्ञ चल रहा है, मैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि कृष्णपाल गुर्जर जी को आप सब ने अपना मत देना है, अपना समर्थन देना है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देश की सेवा का अवसर देना है। आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर ने अपने जीवन का एक लंबा समय देश प्रदेश की सेवा में लगाया है। पिछले 2 बार से लगातार वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की सेवा करने के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में भी देश के अनेक क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। काफी काम देश के लिए उन्होंने किया है। भाइयों बहनों, इसके बाद फिर से वो मोदी जी के एक सिपाही के रूप में जहां आप सबकी वकालत करेंगे, वहीं देश सेवा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये सब आपके एक वोट की ताकत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी टक्कर दे रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, देश में अनेक काम हुए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ा है। उनसे आगे बढ़ने का काम भारत की विज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में आगे हुआ है। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व के मानचित्र में एक नया स्थान बना चुका है। एक सुपर पावर कंट्री के रूप में आज भारत उभर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अभी नागेंद्र जी बता रहे थे कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। पहले तीसरे नंबर की होगी, फिर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होगी। भाइयों बहनों, हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में आज भारत एक बड़ा निर्माता बन चुका है, एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। आज विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है, एक समय था 2014 से पहले का समय, जब भारत की पहचान विश्व के अंदर क्या हो गई थी? विश्व के अंदर पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से आज भारत की स्थिति हो गई है, दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व, पूरा संसार भारत के रूप का इंतजार करता है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज
भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ी है, वहीं आज दुनिया तेजी से हमारी ओर देख रही है। आज आदरणीय मोदी जी की रेटिंग 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज मोदी जी बन चुके हैं। भाइयों बहनों, आज कोई भी रेटिंग होती है, हमारे दुनिया के अनेक अनेक देशों के लोग मोदी इज द बॉस कह के उनको संबोधित करते हैं। आज भारत का डंका विश्व में बज रहा है, लेकिन आदरणीय मोदी जी कभी नहीं भूले कि वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह है, इसलिए वो गरीबों के संघर्ष को जानते हैं, उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चालू की हैं। 2014 से पहले जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के अंदर योजनाएं आती थी, लेकिन योजनाएं किनके लिए आती थी? योजनाएं विशेष लोगों के लिए आती थी। दुनिया भारत के अंदर जो बड़े बड़े पद्मश्री पुरस्कार मिलते थे, बड़े बड़े मनोनयन होते थे, राष्ट्रपति बनते थे, उपराष्ट्रपति बनते थे, वो कुछ सिलेक्टेड लोग होते थे। भाइयों बहनों, लेकिन 2014 के बाद ये कार्य संस्कृति बदल गई, हर काम गरीबों के कल्याण के लिए होने लगा। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में ऐसे लोगों का चयन होने लगा जो सामान्य से सामान्य स्थितियों में अपना जीवन जी रहे थे। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य आदिवासी परिवार में पैदा हुई और उनको स्वयं पता नहीं था कि उनका नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आ जाएगा। और डेंगू और मलेरिया को लेकर धामी सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं सीएम धामी ने वीडियो जारी कर जनता से अपील की है कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है कि हर रविवार तैयार रहें और स्वच्छता अपना कर डेंगू और मलेरिया पर वार जरूर करें। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर। निकाय चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर निकाय चुनाव न कराने को लेकर हावी है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना तर्क देकर इन तमाम सवालों से मुंह फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को तय समय पर चुनाव कराए जाने के सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसे में ये निकाय चुनाव किस ओर मोड़ लेता है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सरकार निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाएगी या फिर तय समय पर चुनाव कराएगी, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। माना जा रहा है कि सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा सकती है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 जून तक आचार संहिता लागू है, जबकि 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आचार संहिता के तहत कोई निर्णय सरकार नहीं ले सकती है और अभी कई अन्य चीजों पर काम भी चल रहा है, मतदाता सूची हो या फिर आरक्षण। आने वाले दिनों में इसके बीच का रास्ता खोजा जाएगा। चुनाव की स्थिति आने पर हम चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, अभी आचार संहिता लगी है और मुझे इस पर जानकारी है 6 जून तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी और हमारा यहाँ कार्यकाल 2 जून तो खत्म हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है, तो देख रहे हैं उसमें हम क्या उसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं उस बीच में हम कोई निर्णय चुनाव से संबंधित नहीं ले सकते हैं। और उससे पहले की जो प्रक्रिया है, जैसे मतदाता सूची, आप देख रहे होंगे आजकल मतदाता सूची बन रही है, कहीं की खामियां नजर आ रही हैं। इस प्रकार की अन्य जो प्रक्रिया है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षण है, दूसरी आरक्षण है, ये सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। ये काम पैरेलल चल रहा है। जैसी चुनाव की स्थिति आएगी और हमें ये काम तब भी करना था और आज भी करना है, हम आज उस काम को कर रहे हैं।
और यदि हमें ऐसी स्थिति आएगी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने आपको सारी स्थिति बताई। आचार संहिता इस समय, अब आज हम बैठक कर रहे हैं, ये बैठक हम बहुत पहले कर लेते, लेकिन चुनाव आयोग की परमिशन ली ना, परमिशन लेने के बाद परमिशन में भी इतना टाइम लग गया, 8, 7, 10 दिन लगे। यानी हर चीज़ में जो हमारी संवैधानिक बाध्यताएं हैं या जो मान्यताएं हैं उसको तो हम फॉलो करेंगे ना। निकाय चुनाव को लेकर जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आचार संहिता का खत्म होने का इंतजार कर रही है और उसके अनुरूप फैसले लेने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि नगर निकाय चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टाल रही है। संविधान में स्पष्ट है कि चुने हुए व्यक्ति को ही चार्ज हैंड ओवर और टेक ओवर होनी चाहिए, लेकिन सरकार संविधान के विपरीत चल रही है। अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि नगर निकाय चुनाव कब होंगे। देखिए, नगर निकाय के चुनाव जो है समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को लगातार टालती जा रही है। देश के संविधान में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें सुस्पष्ट कहा गया है कि चुने हुए व्यक्ति को ही जो है चार्ज हैंडओवर और टेक ओवर किया जाएगा, लेकिन संविधान के विपरीत सरकार आचरण करने का काम कर रही है और अभी भी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है कि कब जो है नगर निकाय के चुनाव होंगे। तो सरकार चुनाव को जो है टालने का काम कर रही है। न्यायालय लगातार जो सरकार को निर्देश देने का काम कर रहा है कि आप तत्काल प्रभाव से जो है चुनाव कराने का काम करे, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने से पहले सियासत गर्मा गई। यहाँ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत के लिए गुणा भाग करना शुरू कर दिया है और विरोधियों को धूल चटाने के लिए सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। तो वहीं अभी तक निकाय चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं और एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस भी थमा दिए गए हैं, जिससे लोगों में काफी चिंता भी बढ़ गई है। आने वाले 2-4 दिनों में बड़ा प्रदर्शन आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मलिन बस्ती वालों का देखने को मिलेगा। मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश कौन कर रहा है या फिर विपक्ष से राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आरोपों की राजनीति है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सुभाष रोड स्थित गुरु नानक वेडिंग पॉइंट में उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद की बैठक हुई, जिसमें नगर निगम से मिले नोटिस को लेकर चर्चा की गई। परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार इसे लेकर साजिश कर रही है। देखिए, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ये मलिन बस्तियों का सबसे पुराना संगठन है जो 90 के दशक में बनाया गया था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने हमेशा जब भी मलिन बस्तियों के ऊपर कोई संकट आया है, मलिन बस्तियों के उजाड़ने की कोई भी साजिश नगर निगम, जिला प्रशासन, सरकार कभी भी हुई, उत्तर प्रदेश के ज़माने में भी और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड बनने के बाद भी। 1996 में बहुत बड़ा संकट आया था तो हमने बहुत विशाल रैली करके मलिन बस्तियों को बचाया था। उसके बाद 2000 से लेकर के और आज तक जितनी बार भी मलिन बस्तियों के ऊपर संकट आया, उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद ने संघर्ष किया, मलिन बस्तियों को बचाने का काम किया। उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और उत्तराखंड मलिन बस्ती विकास परिषद के अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों के उत्पीड़न को रोक और बस्तियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मलिन बस्ती वालों को मालिकाना हक देने की बात हर चुनाव में करती है, लेकिन मलिन बस्तियों को उजाड़ने की साजिश बनाती है। बस्तियों के हक के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। आज जब 2016 का बहाना बना करके मलिन बस्तियों के ऊपर एक बार फिर से संकट का बादल गहरा रहा है, क्योंकि एक ऑलरेडी हाई कोर्ट का आदेश
जिसके ऊपर अध्यादेश आया 2017-18 में, और उसके बाद से वो लगातार तलवार लटक रही है मरीन बस्तियों के ऊपर। मरीन बस्तियों के लोग खौफ में हैं, परेशान हैं। मालिकाना हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। मालिकाना हक बीजेपी की सरकार बार बार वादा करती है, लेकिन मालिकाना हक देती नहीं है। तो मालिकाना हक के लिए और मलिन बस्तियों के खिलाफ जो उजाड़ने की साजिश है, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर बैठ के रणनीति बना रहे हैं। आने वाले 2-4 दिनों में बड़ा प्रदर्शन आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मलिन बस्ती वालों का देखने को मिलेगा। दरअसल देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे 27 अवैध बस्तियों के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राहत देने के मूड में नहीं है। पिछले दिनों सोमवार को नगर निगम ने एनजीटी में अपना पक्ष रखा। एनजीटी ने कोर्ट के निर्देशों अनुसार जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो हटाए जा रहे हैं और ये माननीय कोर्ट के सम्मान में ही हो रहा है। दूसरी बात ये है कि किसने बस्तियां बसाई हैं, किसने नहीं बसाई हैं। अगर उन्होंने बसाई नहीं है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है। और दूसरी बात, हम देखिए हमेशा ही मलिन बस्तियों में रहने वाले सभी लोगों के हितैषी हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है सरकार का। गरीब की पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, गरीब को बेघर करने का काम सरकार कर रही है। ये 2016 के बाद जो बस्तियां बनी हैं उसको बचाने का काम तो सरकार ने किया है। नगर निगम किसका है? सरकार का है। सरकार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर मलिन बस्तियां अवैध बनी हैं तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन राजनेता जिम्मेदार है? सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? गरीब लोगों के मकान ढहाकर उनके सिर से छत उड़ाकर निश्चित रूप से सरकार गरीब के पेट में लात मारने का काम कर रही है, गरीब की भावनाओं में कुठाराघात करने का काम कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान भी बड़ा अजीब है। अब जब मलिन बस्तियों पर कार्रवाई होनी है तो यह जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है कि गलती किसकी थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। बीजेपी वाले सफाई दे रहे हैं तो कांग्रेस वाले सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जैसे उनके कार्यकाल में सरकारी जमीन पर कहीं कब्जा ही नहीं हुआ। जबकि सच्चाई तो यह है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकाल में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए, जिसका नतीजा है कि रिस्पना नदी आज नाले में तब्दील हो गई। हमने पहले भी अध्यादेश लाकर जो है उनको उनके रहने का वो किया था और आगे भी हम उनकी फेवर में हैं। लेकिन जहाँ पे जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण हुआ है, देखिए वो कोर्ट के निर्देशानुसार उनको हटाया जा रहा है। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है। जाहिर है दोनों ही पार्टियों की सरकारों में रिस्पना और बिंदाल नदी किनारे अतिक्रमण हुआ है। लेकिन अब जब निकाय चुनाव सर पर है तो दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो क्या दोनों पार्टी के नेता इसलिए खुलकर कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि चुनाव नजदीक है? वजह चाहे जो भी है, लेकिन पर्यावरण के जानकार बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि नदी नालों के बिना आज के समय में जिंदगी आसान नहीं है। और ये बात सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष सभी जानते हैं। लेकिन बात वोट बैंक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।